Good morning to everyone. This is the sum in front of your screen, which we will be doing now. Abhishek Limited furnishes the following information and requires you to prepare a statement showing the requirement of working capital for the year 2017-18. So the Abhishek Limited wants us to prepare a statement showing requirement of working capital for the year 2017-18. Here they have given with the cost sheet. Cost sheet means the cost information of the product. But for the year 2016-17, this information related to the cost of the product is for the year 2016-17. Level of activity of purchases, production and sales is 12,000 units per annum. So in 2016-17, company had produced and sold 12,000 units per year, per annum. The units so produced and sold in 2016-17 was 12,000 units. This year we have to prepare the working capital for this year. The previous year information they have given. The previous year में how much was the level of activity that is given 12,000 unit, but this is for previous year. हमें current year का working capital prepare करना है. So here raw material per unit is 250. एक unit मैन्युफैक्चर करने के लिए रॉ मटेरियल लगता है 250 पर यूनिट. पर यूनिट रॉ मटेरियल रिक्वायरमेंट एक यूनिट बनाने के लिए, जैसे इधर 12,000 यूनिट्स बनाया तो 1 यूनिट बनाने के लिए 12,000 में से 1 यूनिट बनाने के लिए मटेरियल का 250 रुपीस लगता है. Then we have fixed wages per annum. Now what do you, and there is variable wages per annum. Now what is that? What do you mean by fixed wages, variable wages? Fixed wages are fixed. मतलब क्या होता है, एक लेवल ऑफ एक्टिविटी तक फिक्स्ड वेजेस सेम रहेगा. मतलब आप 1 यूनिट बनाओ, आप 10 यूनिट बनाओ, आप एक लेवल तक आप कितना भी यूनिट्स बनाओ, बट आपका फिक्स्ड वेजेस सेम रहेगा. फिक्स्ड एक्सपेंसेस आर फिक्स्ड, आर कांस्टेंट टू अ सर्टेन लेवल ऑफ एक्टिविटी. मतलब जैसे फॉर एग्जांपल मेरे पास एक एग्जांपल दे रही हूं मैं फिक्स्ड एक्सपेंस का. दैट मेरे पास एक जगह है जो मैंने रेंट पे लिया है. वो जगह पे 50 लोग आ सकते हैं, मतलब 50 लोग आराम से बैठ सकते हैं. तो जब तक मैं सपोज 50 लोगों को, सपोज आई एम गिविंग ट्यूशंस एंड आई हैव अ प्लेस वेयर 50 स्टूडेंट्स कैन बी accommodated. सो मैं क्या करती हूँ, 50 स्टूडेंट जब तक है मुझे वो जगह पे हो जाए. 1 स्टूडेंट है तो भी मुझे वो जगह का रेंट देना पड़ेगा. 10 स्टूडेंट्स रहेंगे तो भी देना पड़ेगा. 50 स्टूडेंट्स तक मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैं वो जगह का रेंट लेकिन मुझे उतना ही देना है. पर अगर मेरे पास 100 स्टूडेंट्स आ गए तो मुझे वो जगह पे मैं नहीं बिठा सकती. और 70 स्टूडेंट्स आ गए तो मैं वो जगह पे नहीं बिठा सकती उतने स्टूडेंट्स को. तब मुझे एडिशनल एक जगह चाहिए रहेगा, उसका मुझे एडिशनल रेंट देना पड़ेगा. सो मतलब फिक्स्ड एक्सपेंसेस जो रहता है वो एक लेवल तक फिक्स्ड होता है, कांस्टेंट होता है. दैट वी डू नॉट नीड टू वरी टिल दैट लेवल ऑफ एक्टिविटी. उतना मतलब ये फिक्स्ड वेजेस है कि इतना एक्टिविटी तक आपको उतना पैसा देना ही है. अगर कम होगा एक्टिविटी तो भी उतना देना है, ज्यादा होगा सेम होगा तो भी एक लेवल तक आपको सेम वेजेस देना है. तो फिक्स्ड वेजेस विल नॉट चेंज, इट विल रिमेन द सेम. बट व्हाट अबाउट वेरिएबल वेजेस? वेरिएबल वेजेस मतलब ये यूनिट के हिसाब से इतना देना है. वेरिएबल वेजेस
मतलब क्या होता है, उसका पर यूनिट सेम रहता है। मतलब मैं कितना रुपीस दे रही हूँ, 80 रुपीस दे रही हूँ एक यूनिट के लिए। जैसे फॉर एग्जाम्पल मटेरियल, वो हम लोग कितना यूनिट्स मैन्युफैक्चर करेंगे उसके ऊपर डिपेंड रहता है। वेजेस, कितना यूनिट्स मैन्युफैक्चर करेंगे उसके हिसाब से वेजेस पे करेंगे। तो ये जो वेरिएबल वेजेस है, फिक्स्ड वेजेस तो फिक्स है, कितना भी यूनिट मैन्युफैक्चर करो उतना वेजेस देना ही है। वेरिएबल वेजेस क्या है, अगर आप एक यूनिट मैन्युफैक्चर करोगे सिर्फ 80 रुपीस दोगे, 10 यूनिट तो 80 इंटू 10 800, मीन्स जितना भी यूनिट्स आप मैन्युफैक्चर करोगे उसके हिसाब से यू विल बी गिविंग 80 रुपीज। यहाँ पे 12,000 है तो 12,000 इंटू 80, मीन जितना भी यूनिट्स वी विल मैन्युफैक्चर उसके हिसाब से वी विल मल्टीप्लाई विद द पर यूनिट, वी विल गेट द वेरिएबल वेजेस। क्या करना है, यूनिट के साथ मल्टी नंबर ऑफ यूनिट जो हमने लेवल ऑफ एक्टिविटी है उसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो वी विल गेट द वेरिएबल वेजेस। Then we have fixed overheads. Fixed overhead same like wages, एक लेवल तक सेम रहेगा। आप कितना भी यूनिट्स मैन्युफैक्चर करो आपको 1,62,000 तो देना ही है। You will have to pay that much because it is fixed. It is not dependent on your level of activity. समझ में आ रहा है, लेवल ऑफ एक्टिविटी नहीं, आपको इतना फुल में देना ही है। देन नेक्स्ट वन इज वेरिएबल ओवरहेड। सो ये जो वेरिएबल ओवरहेड है ये यूनिट के ऊपर डिपेंड है। आपने जितना यूनिट मैन्युफैक्चर किया आपको इंटू 18 करके उतना पैसा देना है। 1 यूनिट मैन्युफैक्चर किया तो 18, 2 यूनिट मैन्युफैक्चर किया तो 2 इंटू 18 36 रुपीज। मतलब ऐसे आपको ये वेरिएबल ओवरहेड्स, 10 यूनिट मैन्युफैक्चर किया तो 18 इंटू 10 180। मतलब यूनिट्स के ऊपर डिपेंड है, आपको मल्टीप्लाई करना है यूनिट्स के साथ, यूनिट्स मैन्युफैक्चर्ड के साथ मल्टीप्लाई करना है। सो ड्यूरिंग द ईयर 2017-18 कंपनी एक्सपेक्ट्स डिक्लाइन ऑफ 10% in their level of activity. So they say that during the year 2017-18 कंपनी क्या एक्सपेक्ट करता है तो कि उनका जो 12,000 था यूनिट्स, 12,000 यूनिट्स जो लास्ट ईयर मैन्युफैक्चर किया एंड सेल किया था, दिस ईयर दे एक्सपेक्ट दैट द लेवल ऑफ एक्टिविटी विल रिड्यूस बाय 10%. लास्ट ईयर दे वर मैन्युफैक्चरिंग 12,000 यूनिट्स, बट करंट ईयर में क्योंकि हमें वर्किंग कैपिटल भी 2017-18 का प्रिपेयर करने बोला है, तो 17-18 में व्हाट हैपेंस, कंपनी एक्सपेक्ट्स अ डिक्लाइन ऑफ 10% इन देयर लेवल ऑफ एक्टिविटी। तो इस ईयर में 12,000 यूनिट्स मैन्युफैक्चर नहीं करेंगे, 12,000 में 10% कम, there is a decline in the level of activity. So 12,000 minus 10%, we will be manufacturing and selling that many units. तो यहाँ पे नेक्स्ट क्या दिया है, रॉ मटेरियल एंड फिनिश गुड्स रिमेन इन स्टॉक इक्वल टू 2 months रिक्वायरमेंट। तो रॉ मटेरियल भी 2 month के लिए हम रखते हैं, 2 month रिक्वायरमेंट के हिसाब से परचेज करते हैं। इवन फिनिश गुड्स will remain in stock for 2 months. Processing time means the WIP is 1 month and it includes fixed wages and overheads at full. Fixed wages and overheads full लेना है, 100% लेना है। Fixed wages and fixed overheads हमें 100% के हिसाब से लेना है, एंड वेरिएबल वेजेस एंड वेरिएबल ओवरहेड्स जो है वो 40% के हिसाब से लेना है। मींस हमारा जो फिक्स्ड वेजेस एंड ओवरहेड्स है वो तो हमें पूरा पे करना ही है, बट वेरिएबल ओवरहेड्स, वेजेस एंड ओवरहेड्स इज ओनली 40% ऑफ द, मतलब प्रोसेसिंग, मतलब व्हेन वी आर यूजिंग पूरा फिक्स्ड वेजेस एंड ओवरहेड्स 100% यूज करना है, and variable wages overhead only 40%. That is for taking the WIP calculation. 1 month है WIP calculation, work in progress.
वेजेस एंड ओवरहेड फुल लेना है, वेरिएबल वेजेस एंड ओवरहेड 40% लेना है. Selling price of the product is arrived by calculating 25% profit on cost. तो जो हमारा सेलिंग प्राइस है, सॉरी जो प्रॉफिट है वो कितना है, 25% प्रॉफिट है ऑन कॉस्ट. सो टू कम टू द टू अराइव एट द सेलिंग प्राइस वी विल हैव टू ऐड 25% प्रॉफिट ऑन कॉस्ट. कॉस्ट का 25% निकालेंगे, विल गेट द प्रॉफिट. कॉस्ट प्लस प्रॉफिट विल बी इक्वल टू सेलिंग प्राइस. दिस इंफॉर्मेशन इज गिवन. एंड 60% ऑफ द टोटल सेल्स आर ऑन क्रेडिट. मीन्स हमारा क्रेडिट सेल्स कितना है, 60%. सो 60% ऑफ द टोटल सेल्स आर ऑन क्रेडिट ऑफ 2 months एंड बैलेंस सेल्स आर अगेंस्ट कैश. सो हमारा 60% ऑफ द सेल्स क्रेडिट है, क्रेडिट पीरियड अलाउड इज 2 months एंड बैलेंस सेल्स आर एट अगेंस्ट कैश. तो हमें तो डेटर्स निकालने के लिए क्रेडिट सेल्स चाहिए. वी विल टेक ओनली 60%. देन कैश बैलेंस शुड बी मेंटेन एट 10% ऑफ नेट वर्किंग कैपिटल. नेट वर्किंग कैपिटल मीन्स करंट एसेट माइनस करंट लाइबिलिटी. सो उसका 10% इज कैश बैलेंस. तो कैश बैलेंस स्टार्टिंग में नहीं निकाल सकते, एंड में निकालना होगा. एंड 80% ऑफ द सप्लायर्स ऑफ रॉ मटेरियल प्रोवाइड क्रेडिट ऑफ 2 months and balance purchases are for cash. Even while calculating creditors, who are our suppliers of raw material, they are our creditors. तो वो 80% पे वैल्यू करना है, because 20% is cash purchase. So creditors है 80% of the suppliers of raw material credit में किया है, so 80% लेना है. Fixed wages and overhead are paid 1 month in advance. जो हमारा fixed wages है and fixed overhead है वो 1 month advance में पे करते हैं. We are paying 1 month in advance. Time lag means outstanding. Time lag in payment of variable wages and overheads is 1 month. So variable wages and variable overhead 1 month outstanding होता है, and fixed wages and fixed overhead is 1 month in advance. तो advance मतलब current asset, time lag outstanding means current liability. Then these are information. Production and sales takes place evenly throughout the year. Production and sales take place evenly. This is information. And debtors have to be valued at selling price. So debtor को हम किस में value करेंगे, selling price में. That is given in the question, means हमें वही follow करना है. So here we will start with the solution, and we have to prepare the statement showing working capital requirement. So let us start with that. Statement showing working capital requirement for the year 2017-18. ये हो गया. Now let us insert the table. First let us remove this space. So here let us insert the table. Let us start with the sum now. So here we'll extend this. We want space for working also. Here also let us extend from here also. So here particulars, workings and rupees. So how do we get our working capital? Current asset minus current liability. So current asset में आता है stock. Stock is of 3 types: raw material, WIP and finished goods. तो ये करने के लिए हमें सबसे पहले cost structure, हमारा cost sheet चाहिए. We want our cost sheet and we want for the period, we want to prepare for the period 2017 and 18. So let us prepare here. Per unit is also given. So हम यहाँ पे particulars लेते हैं.
फिर यहाँ पे अमाउंट लेते हैं, वर्किंग्स, ऐसे करके 3 कॉलम्स ले लेते हैं। कैसे वर्क करना है वो भी दिखाते हैं। पर्टिकुलर्स, रुपीस, एंड हियर आल्सो वी विल डू द वर्किंग्स। सबसे पहले रॉ मटेरियल आता है कॉस्ट शीट में, रॉ मटेरियल। एंड वन मोर वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, ये स्टार्ट करने से पहले हमें हमारा लेवल ऑफ एक्टिविटी मालूम होना चाहिए ना। लेवल ऑफ एक्टिविटी कितना बोल रहे, 2016-17 में इट वाज 12,000 यूनिट। 2016-17 में 2016-17 it was equal to 12,000 units, and in 2017-18 they say that there is 10% decline, 10% decline in the level of activity. So 12,000 में से यूनिट्स में से माइनस हो गया 10%, so you will get the answer 10,800 units। ये क्यों कैलसी, and you find out 12,000 minus 10% करो, या 12,000 का 10% is 1,200 units, तो decline in 1,200 units we will produce out of last year 12,000 units है produce, this year 1,200 यूनिट कम प्रोड्यूस करेंगे। 12,000 में 1,200 यूनिट कम प्रोड्यूस करेंगे, मतलब हम कितना यूनिट प्रोड्यूस करेंगे, 1,800। सो रॉ मटेरियल के बारे में क्या बोला है, इट इज 250 यूनिट्स पर यूनिट के लिए, रॉ मटेरियल इज 250 पर यूनिट, बराबर। सो हम कितना यूनिट्स प्रोड्यूस करने वाले, 10,800, तो मल्टीप्लाई करो, हाउ मच यू विल गेट, 250 into 10,800, we will get 27 lakhs. So our raw material is 27 lakhs. After raw material, what do we have? After raw material, we have fixed wages. मैंने क्या बोला, फिक्स्ड वेजेस का क्या प्रॉपर्टी है, फिक्स्ड वेजेस कितना आप कम प्रोड्यूस करो। लास्ट ईयर हमने 12,000 प्रोड्यूस किया था, ये साल हम सिर्फ 10,800 ही प्रोड्यूस करेंगे, लेकिन फिक्स्ड वेजेस विल रिमेन फिक्स्ड। फिक्स्ड वेजेस टोटल में सेम रहेगा 183,600, सो वी विल राइट हियर 183,600। ये जो फिक्स्ड वेजेस रहेगा, दैट विल रिमेन फिक्स्ड। देन वी हैव, व्हाट डू वी हैव, वेरिएबल वेजेस पर यूनिट 80 रुपीज। देन वी हैव वेरिएबल वेजेस इज 80 रुपीज, वेरिएबल वेजेस इज 80 रुपीज, और हम लोग एक यूनिट का 80 रुपीज, सी इट इज पर यूनिट, वेरिएबल वेजेस पर यूनिट इज 80, रॉ मटेरियल पर यूनिट वाज 250, पर यूनिट दिया है तो एक यूनिट का 250, तो हम तो 10,800 यूनिट्स प्रोड्यूस कर रहे हैं, मल्टीप्लाई करते तो मिल जाते हैं। तो ये पर एनम मतलब फुल ईयर का, इररिस्पेक्टिव ऑफ हाउ मेनी यूनिट्स यू प्रोड्यूस, ये सेम रहेगा पर एनम, पूरे साल में इतना देना ही है, कितना भी यूनिट्स प्रोड्यूस होने दो इतना देना है जो पर एनम दिया, पर यूनिट दिया है, तो इस बार जितना यूनिट प्रोड्यूस कर रहे हैं उससे मल्टीप्लाई करेंगे तो वी विल गेट द आंसर। सो 80 into 10,800, हाउ मच वी आर गेटिंग वेरिएबल वेजेस, we are getting it to be variable wages, we are getting it to be 8,64,000। इसके बाद we have fixed overheads is fixed 1,62,000। फिक्स्ड जो होता है वो सेम रहता है, कांस्टेंट रहता है, तो फिक्स्ड नेम ओनली सेज दैट इट इज फिक्स्ड, इट इज सेम। तो फिक्स्ड ओवरहेड्स कितना मिला, 1,62,000। इट विल remain fixed।
कितना आप कम प्रोड्यूस करो तो भी आपको वही रहेगा. Then we have variable overheads. Then what is given? Variable overheads. क्वेश्चन में देखो वेरिएबल ओवरहेड्स कितना है. वेरिएबल ओवरहेड्स इट्स 18 रुपीज पर यूनिट. 18 रुपीज पर यूनिट. एक यूनिट का 18 रुपीज. सो हम तो 10,800 यूनिट्स प्रोड्यूस कर रहे, तो 10,800 का कितना रहेगा. How much is it coming? Multiply karo, you get 194,400. See whether you are getting this answer. 194,400. 18 into 10,800. 194,400. अभी ये सबको ऐड करेंगे तो हमें हमारा टोटल कॉस्ट मिलेगा. Add all of them, we get 41,04,000. 41,04,000. इस पे ऐड करना है प्रॉफिट. एंड प्रॉफिट के बारे में क्या दिया है. हाउ मच इज प्रॉफिट. 25% ऑन कॉस्ट. प्रॉफिट इज हाउ मच. 25% ऑन कॉस्ट. कॉस्ट है 41,04,000, उसका 25%. तो फाइंड आउट हाउ मच इज प्रॉफिट. 41,04,000 का 25%. So we are getting how much? We are getting 10,26,000. This is the profit. और टोटल कॉस्ट में प्रॉफिट ऐड करेंगे तो हमें सेलिंग प्राइस या सेल्स मिल जाएगा. ऐड करो दोनों को, यू विल गेट 51,30,000. टोटल कॉस्ट में प्रॉफिट. कोई भी सेलर टोटल कॉस्ट में तो सेल नहीं करेगा. सो ऐड प्रॉफिट and we get the selling price. This cost sheet is done. Now let us come here to the actual sum. So stock में raw material का stock. What is the value of raw material? Raw material कितने का है. raw material 27 लाख का है. And check in the question, कितना मंथ हम स्टॉक में रखते हैं. रॉ मटेरियल कितना मंथ का रिक्वायरमेंट लेते हैं. 2 मंथ का. तो 2 डिवाइड बाय 12. हाउ मच यू आर गेटिंग. 27 लाख into 2 divide by 12. Take your calci. 27 lakh into 2 divide by 12. We are getting 4,50,000. So we will write 4,50,000. अब WIP कैलकुलेट करते वक्त क्वेश्चन में भी हमें दिया है दैट हमें क्या करना है. प्रोसेसिंग टेक्स 1 मंथ. इट इंक्लूड्स फिक्स्ड वेजेस, ओवरहेड फुल. फिक्स्ड वेजेस एंड फिक्स्ड ओवरहेड को फुल लेना है. वेरिएबल जो भी दोनों है उसको वी हैव टू टेक 40%. सो हियर वी हैव मेनी थिंग्स. मटेरियल तो हमेशा 100% यूज होता ही है, देखो सिर्फ लेबर ओवरहेड्स लेके मतलब नहीं है. वेजेस तो मटेरियल तो लेना ही पड़ेगा. सो हियर वी हैव फिक्स्ड वेजेस जिसको हमें फुल लेना है. फिर वी हैव फिक्स्ड ओवरहेड्स. ये फिक्स्ड वाले को एक साथ लिख लेते हैं बिकॉज ये हमें फुल लेना है. वेरिएबल ओवरहेड्स, फिक्स्ड वेजेस एंड फिक्स्ड वेरिएबल क्या होता है. Fixed, I am sorry, while typing it was an error. Fixed wages, fixed overhead. ये दोनों को they have told fixed wages and overhead full 100%. So fixed wages, fixed overhead, we will be taking full. इसके बाद we have variable wages. We have variable wages and we have वेरिएबल ओवरहेड्स. एंड वी हैव वेरिएबल ओवरहेड्स. इसको बोला है 40% लेना है. इसको बोला है दैट वी विल बी टेकिंग 40%. क्वेश्चन में बोला है ना 40% वी विल टेक. सो मटेरियल को तो 100 लेना है. सो लेट अस सी हाउ मच इज द कॉस्ट ऑफ मटेरियल. मटेरियल इज 27 लाख. मटेरियल इज 27 लाख एंड प्रोसेसिंग टेक्स 1 month. Processing takes 1 month. So 1 divided by 12, how much we are getting?
27 lakh 1 divided by 12. So 27 lakh into 1 divided by 12, we are getting 2,25,000. और ये मटेरियल को तो हम हमेशा 100% यूज्ड ही लेते हैं. So we are getting 2,25,000. Then fixed wages को भी पूरा लेना है. But then fixed wages, how much is the amount? 1,83,600 into 1. Processing takes 1 month. इसको भी full लेना है, मतलब 100% लेना है. So how much is it coming? Give the answer. 183,600 into 1 divided by 12. We are getting 15,300. Then fixed overheads भी पूरा लेने बोला है. Fixed overhead is 1,62,000. So 1,62,000 into 1 divided by 12. ये भी 100% लेना है. So how much is it coming? Let us see. तो 1,62,000 into 1 divided by 12. 100% लेना है. So 13,500. Then we have variable wages. Variable wages कितना है? 8,64,000. 8,64,000 into 1 divided by 12. 8,64,000 into 1 divided by 12, because WIP is one processing time is how much? 1 month. But हम 40% ही लेंगे. हम कितना लेंगे? क्योंकि बोला है वेरिएबल का 40% लेने के लिए. So 8,64,000 into 1 divided by 12 into 40%. So we are getting 28,800. Variable overheads ka they have told, see, variable wages and overhead 40%. So variable wages ka 40% liya. Now we will do the same for variable overheads also. So variable overhead is 194,400. 194,400 into 1 divided by 12 into 40%. So how much is it? Is this coming? Let us see how much it is coming. 194,400 into 1 divided by 12 into 40%. It is coming 6,480. 6,480. So in the outer column, let us see how much is WIP ka total coming. 2,25,000 plus 15,300 plus 13,500 plus 28,800 plus 6,480. We are getting 2,89,080. Check whether all of you are getting this answer. Check whether you are getting this answer. Cross check whether the calculation done is correct. Check about that if this is coming to be correct. Now after this we have finished goods. After this we have finished goods, and finished goods हम total cost में value करते हैं. Finished goods हम value करते हैं total cost में, and total cost इधर मिला है 41,04,000. So fixed finished goods को total cost we value at total cost. So 41,04,000 into, let us see, finished goods means how much period? Finished goods remaining stock for 2 months requirement. So finished goods हम 2 month का stock में रखते हैं. 2 divided by 12. See how much we are getting. 41,04,000. 41,04,000. 41,04,000. See here,
how much we are getting? 41 lakh 4,000 into 2 divide by 12. It is coming to 6,84,000. And then what we will do, we will prepare the debtors. करंट असेट्स निकाल रहे तो फिर स्टॉक पूरा हो गया. अभी हम डेटर्स निकालेंगे एंड डेटर्स क्वेश्चन में दे हैव टोल्ड दैट वैल्यू एट सेलिंग प्राइस. सो डेटर्स को किस में वैल्यू करना है? सेलिंग प्राइस में. बट वी विल बी टेकिंग ओनली द क्रेडिट सेल्स. डेटर्स के लिए वी विल टेक द क्रेडिट सेल. एंड क्वेश्चन में क्रेडिट सेल कितना है? टोटल सेल का कितना परसेंट क्रेडिट है? 60% ऑफ द टोटल सेल्स इज क्रेडिट. एंड 2 मंथ हम डेटर को अलाउ करते पीरियड पैसा चुकाने के लिए. वी से 2 मंथ क्रेडिट पीरियड वी आर गिविंग. So here what we will do, we will take the selling price. How much is the selling price? It is 51,30,000 into credit is of 2 months, but we will take only credit sale which is 60%. We will take only credit sale which is 60%. So 51 lakh 30,000 into 2 divided by 12 into 60%, we are getting 5,13,000. So after debtors, cash balance चाहिए, but cash balance net working capital का 10% है. So we will have to, what we will have to do, we will be having to do it at the end. Cash balance end में निकालते हैं, but there is advance. There is advance paid to, that is advance. Where is that point gone? We have read it. Fixed wages and overhead are paid in advance. So here we have advance, or you may say advance payments, or you may say prepaid expenses. एडवांस पेमेंट भी बोल सकते हैं, या इसको हम प्रीपेड एक्सपेंसेस भी बोल सकते हैं. क्या है, इसको ऐसे लिखना है प्रीपेड पेमेंट्स या प्रीपेड एक्सपेंस लिखना है या एडवांस पेमेंट. इट इज अप टू यू, बिकॉज हम वेजेस और ओवरहेड एडवांस में पे करते हैं. तो फिक्स्ड यहाँ पे क्या दो चीज को लेंगे? फिक्स्ड वेजेस एंड वी विल टेक फिक्स्ड ओवरहेड्स. वी विल टेक फिक्स्ड ओवरहेड्स. ये दोनों लेना है क्योंकि ये दोनों 1 मंथ का एडवांस में पे करते हैं. सो व्हाट इज द अमाउंट? दैट इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट. तो फिक्स्ड वेजेस इज 1,83,600 into 1 divided by 12, and fixed overhead is 1,62,000 into 1 divided by 12. So ये दोनों का कितना आ रहा है? Just find out how much we are getting here. Here we are getting 15,300 and here we are getting 13,500. 15,300 and 13,500 1 month in advance. Then इसके साथ हमारा करंट एसेट हो जाएगा. कैश बैलेंस बाकी है, दैट वी विल डू एट द एंड. सो ये पूरा ऐड करेंगे तो वी विल गेट टोटल ऑफ ए, और इससे हम लेस करेंगे, वी विल बी लेस अवर करंट लाइबिलिटीज. करंट liabilities, and the current liabilities we have creditors. Creditors also, they have only 80% as credit purchase. सिर्फ 80% of suppliers of raw material provide 2 months credit. Okay, so here also we'll have to open with the bracket. All the purchases are not on credit, and हम creditors को raw material, suppliers of raw material है ना, so this has to be valued at raw material price. This has to be valued at raw material price. Suppliers of raw material है, so raw material price 27 lakh into 2 months credit into 80% is credit purchase. Credit purchase is only 80%. So what we will do,
we will take creditors कितना आ रहा है हमें 3,60,000. We are getting the creditors as 3,60,000. Now we have outstanding expenses. We can write it full also. Outstanding expenses. How do I know outstanding expenses hai? See, there is time lag. There is time lag in payment of variable wages and variable overhead 1 month. So यहाँ पे what we will be doing, यहाँ पे outstanding में क्या है, variable wages है and variable overheads है. तो ये दोनों को we will have to take for 1 month. तो इसका भी we want the amount. So वो तो हमने cost sheet में निकाल के रखा है cost structure में. So 8,64,000 into 1 divided by 12 and variable overhead is 194,400 into 1 divided by 12. When we will solve this, how much we will get? 8,64,000 into 1 divided by 12. We are getting 72,000. And 1,94,400 into 1 divided by 12, we are getting 16,200. When we will add all this, we get the total of B. We get the total of B. So here, how much do the total? 3,60,000. See how much we are getting. How much we are getting for the, how much we are getting current liabilities total करो. करंट एसेट और करंट लाइबिलिटीज का टोटल करो. 3,60,000 प्लस 72,000 प्लस 16,200. वी आर गेटिंग 4,48,200. सेम वे करंट एसेट का भी टोटल निकालो. हाउ मच वी आर गेटिंग, बट दैट इज नॉट हैविंग कैश बैलेंस. अब वो लास्ट में निकालेंगे. 4,50,000, 2,89,080, 6,84,000 plus 5,13,000 plus 15,300 plus 13,500. We get 19,64,880. Now what we will do, we have to find out the working capital. So net working capital, which is what? Net working capital is A minus B. So how much we are getting? Net working capital कितना मिल रहा है हमें? Net working capital minus करके 19,64,880 minus 4,48,200. We are getting 15,16,680. Now with this what we will have to do, इसमें हम ऐड करेंगे कैश बैलेंस. ऐड करेंगे कैश बैलेंस, which is what? Cash balance is 10% of the net working capital. तो ये वर्किंग कैपिटल में तो कैश बैलेंस भी होना चाहिए. तो ये जो 15,16,680 है, जिसमें कैश बैलेंस नहीं है बट इसका 10% है कैश बैलेंस. तो यहाँ पे क्या करेंगे, ये जो 15,16,680 है, this is what? This is how much percent? This is 90%. This is how much? Because इसमें 10% का वर्किंग कैपिटल नहीं है. तो this is how much? This is no, sorry, 10% का कैश बैलेंस है. रिपीट वंस अगेन, ये जो 15,16,680 है, इट इज एक्सक्लूडिंग ऑफ कैश बैलेंस, और कैश बैलेंस 10% है. तो उस 100 माइनस 10% का कैश बैलेंस नहीं है, तो दिस विल बी 90. दिस अमाउंट विल बी 90. तो इस पे हमें निकालना है कि 10% का जो कैश है वो कितना है. You have to do a cross multiplication. To do a cross multiplication, 15,16,680 into 10 divide by
90. How much answer we are getting? That will be the cash balance. We are getting 168,520. We are getting 168,520. तो ये जो वर्किंग कैपिटल है इसको आई विल राइट एज वर्किंग कैपिटल ओनली. वर्किंग कैपिटल का हमने ये वर्किंग कैपिटल में क्या 10% का कैश बैलेंस नहीं है, तो 100 माइनस 10, दिस वर्किंग कैपिटल इज ओनली 90. उसका 10% क्रॉस मल्टीप्लाई करके निकाला, वी गॉट द कैश बैलेंस. नाउ वी विल गेट द नेट वर्किंग कैपिटल ऐड करके. सो ऐड करो 15,16,680 plus 1,68,520. How much we are getting the working capital? 16,85,200. So this is our final working capital. ये हमारा क्या है? फाइनल वर्किंग कैपिटल है. देखो नेट वर्किंग कैपिटल का 10% कैश बैलेंस है. ये 16,85,200 का 10% निकालेंगे तो वी विल गेट 1,68,520. तो वो दैट इज व्हाट गिवन इन द क्वेश्चन, दैट नेट वर्किंग कैपिटल का 10% इज कैश बैलेंस. कैश बैलेंस इज व्हाट 10% ऑफ नेटवर्किंग कैपिटल. बट हमें नेटवर्किंग कैपिटल तो पता नहीं है पूरी तरह से, बिकॉज ये जो हमने करंट असेट में से करंट लाइबिलिटी माइनस करके जो हमें मिला है, दिस इज नॉट exactly net working capital because this is not including cash balance और cash balance 10% है. तो 100 में से वो 10% माइनस किया, मतलब ये 90 ही है सिर्फ. तो उस पे क्रॉस मल्टीप्लीकेशन किया, ये 90 है तो 10% वैल्यू कितना रहेगा? क्रॉस मल्टीप्लीकेशन किया, वी गॉट द 10% वैल्यू. एंड अब वो जिसमें 10% का कैश बैलेंस नहीं था, अब वो ऐड कर दिया तो वी गॉट द नेट वर्किंग कैपिटल विच इज 16,85,200 विच इज, इसका अगर 10% निकालोगे तो यू विल गेट द कैश बैलेंस एज इट इज गिवन इन द क्वेश्चन, 10% ऑफ नेट वर्किंग कैपिटल. समझ में आया? विद दिस सम इज डन and we end this lecture. Thank you very much everyone.